वैक्सीनेशन जारी लेकिन बढ़ी बेरोजगारी। नमस्कार, लोकमंच न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं अलका सिंह। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। अब तक एक दिन में 10 लाख से अधिक टीका लगवाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन इसके बावजूद मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर लगातार तेजी से बढ़ रही है। कोरोना काल की वजह से और लगातार लॉकडाउन रहने की वजह से भी लाखों लोगों की नौकरी जा चुकी है और जो नए बच्चे क्वालिफिकेशन लेकर बाहर आ रहे हैं, अब उनके सामने भी बेरोजगारी मुंह बाए खड़ी हुई है। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान भले ही दावा करते हों कि वो मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन कोरोना काल में हालात बिल्कुल इतर हैं। एक तरफ जहां सरकार युद्ध स्तर पर टीकाकरण अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ एक और समस्या बेरोजगारी जो मध्य प्रदेश के गले का फांस बन गई है, या कहें सरकार के लिए किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी दर मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है। युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं। कोरोना काल में पहले ही लोगों की आर्थिक स्थिति डमाडोल है और अब ऐसे में नौकरी का संकट एक तरीके से मध्य प्रदेश सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। सरकार इससे कैसे निपटे, इसके बारे में शिवराज सिंह चौहान सरकार को सोचना होगा, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा विषय है। आपको बता दें कि लगातार कोरोना काल में कोरोना को रोकने के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन दूसरी मुसीबत जो है वो बेरोजगारी की है। लगातार मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है। अधिकारियों को गांव-गांव जाकर लोगों का टीकाकरण करने का आदेश प्रशासन और सरकार की तरफ से दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद टीकाकरण अभियान में बहुत सारी दिक्कतें भी आ रही हैं। लेकिन तीसरी लहर को रोकने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इन सब के बावजूद एक और समस्या है मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का। लगातार बेरोजगारी दर बढ़ रही है, युवा लगातार बेरोजगार होते जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी समस्या है और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि राकेश सिंह यादव प्रदेश सचिव कांग्रेस हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। राजेश हजारी राष्ट्रीय महासचिव जनाधार नेशनल पार्टी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राकेश सिंह यादव प्रदेश सचिव कांग्रेस, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शिव नारायण जी आपसे बात करते हैं, क्योंकि आपकी सरकार पिछले कई सालों से सत्ता में है और मध्य प्रदेश की स्थिति से आप सभी से हम सभी वाकिफ़ हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना ने कितनी तबाही मचाई, कितनी लोगों की जानें गई और साथ में बेरोजगारी भी मध्य प्रदेश के लिए बड़ी समस्या है। आपका क्या कहना है सरकार की तरफ से? वॉइस क्लियर नहीं है मेरे पास। सर आवाज़ आपकी आ रही है, आप अपनी बात आवाज वॉइस आपको आ रही है? आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही। सभी को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हेलो हेलो मैडम की वॉइस क्लियर नहीं है मेरे पास। शिव नारायण डिंगू जी, आपसे मेरा सवाल है कि कि बीजेपी सरकार काफ़ी लंबे समय से सत्ता में है और वर्तमान स्थिति से हम सभी वाकिफ़ हैं। एक तरफ टीकाकरण, सरकार की तरफ से टीकाकरण अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है, लेकिन प्रदेश में बेरोजगारी दर भी लगातार तेजी से बढ़ रही है। मैडम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है मेरे पास, आपका सवाल अधूरा आ रहा है मेरे पास, इसलिए मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। आपका बने रहिएगा हमारे साथ। राजेश हजारी जी, शिव नारायण डिंगू जी के पास चलते हैं। सर, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार काफ़ी लंबे समय से सत्ता में है। कांग्रेस के हाथ कुछ समय तक सत्ता जरूर आई, लेकिन फिर आपकी वापसी हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि
कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए, तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार लगातार वैक्सीनेशन अभियान चला रही है, लेकिन बेरोजगारी दर भी लगातार तेजी से बढ़ रही है। तो क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर? बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है, आपकी सरकार बेरोजगार लोगों को रोजगार देने में क्यों नाकाम है? देखो, बेरोजगारी का तो मामला ऐसा है कि जब पूरा देश लॉकडाउन में ठप था, कामकाज बंद था, तो बेरोजगारी तो बढ़ना स्वाभाविक था। और जिस प्रकार आप कहते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार काफी समय से भाजपा की है, तो एक 15 महीने की सरकार कांग्रेस की हमारे बीच आई थी, जिसने पूरी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बंटाढार कर दिया, क्योंकि जो भी अर्थव्यवस्था थी वो पूरी चरमरा गई। नए सिरे से माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने हाथ से सत्ता ली। सत्ता लेने के बाद में वापस से हमारी ट्रेन पटरी पर कैसे दौड़े, उसके भरसक प्रयास करें, पूरे मंत्रिमंडल ने प्रयास करें, और आज हम उस दिशा में है कि मध्य प्रदेश में रोज टीकाकरण के रिकॉर्ड बन रहे हैं। एक दिन में 80 लाख से ज्यादा टीकाकरण मध्य प्रदेश में हो रहा है। सर, आपको क्या लगता है सिर्फ 15 महीने में आपके 15 साल की व्यवस्था कांग्रेस ने धाराशाही कर दी? इतनी कमजोर व्यवस्था थी प्रदेश में आपकी सरकार की तरफ से कि 15 महीने में कांग्रेस ने सब तहस नहस कर दिया, आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ी? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, 15 महीने में कांग्रेस ने कोई काम नहीं करा सिवाय भ्रष्टाचार के अलावा जी। कि हर चीज में कांग्रेस ने सिर्फ 18 साल के बाद कांग्रेस सत्ता में आई थी, और सत्ता में आने के बाद में भूखे शेरों की तरह ये सारे सरकारी तंत्रों में टूट पड़े, और इन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया। अगर कमलनाथ जी एक नए पैसा का भी काम करते, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार गई और भाजपा की सरकार आई, देश लॉकडाउन की स्थिति में था। हमने जब सरकार हाथ मिली, जब देश में लॉकडाउन लग चुका था, बिल्कुल, और उसी लॉकडाउन का फायदा उठाकर आपकी पार्टी दोबारा सत्ता में आ गई। सर, लॉकडाउन का फायदा उठाकर नहीं मैडम, हमने कांग्रेस जब सत्ता से बाहर हुई तो उनके अंदर कलह के कारण बाहर हुई। हमने जानबूझकर सत्ता हमारे हाथों में नहीं ली, क्योंकि प्रदेश के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। भाजपा के पास से सत्ता वापस लेना पड़े। माननीय प्रदेश के कांग्रेस के ही ज्योतिराज सिंधिया जी जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए, जब जाके तो हमने भाजपा की सत्ता वापस प्रदेश में बहाल हुई। राकेश सिंह यादव जी, आप सुन रहे थे? जी जी। आपको क्या लगता है, क्या सच में आपकी सरकार जिम्मेदार थी? 15 महीने की सरकार ने आपकी मध्य प्रदेश में सारी स्थितियां उलट पुलट कर दी। देखिए, 15 साल तक मध्य प्रदेश में व्यापम सिंह चौहान का राज था, और 15 साल में व्यापम सिंह चौहान ने कितने रोजगार दिए हैं ये भारतीय जनता पार्टी बता दे। कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला है, कितने लोगों को स्टार्टअप लोन मिला है, कितने लोगों की दुकानें शुरू हुई हैं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है इनके पास, एक भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि इसकी लिस्ट ये दे दें कि इतने लोगों को हमने स्टार्टअप लोन दिया है, इतने युवाओं को हमने उद्योग स्थापित करे हैं, या इतने लोगों को, इतने व्यक्तियों को सरकारी नौकरी दी है। सिवाय भ्रष्टाचार 15 साल उद्देश्य था, उसकी पूर्ति करी। बड़े बड़े रिकॉर्ड बने, व्यापम में 100 से ज्यादा लोग मारे गए, वो इन्हीं की सरकार में हुआ था, इन्हीं की सरकार की देन थी। टेंडर घोटाला हुआ, ये इनकी देन थी, इनने ऐतिहासिक टेंडर घोटाला करा, रेत घोटाला, ऐसे अनेक घोटाले, इनका नाम ही व्यापम सिंह चौहान है। अब मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे गद्दार रहे जिनकी वजह से एक चुनी हुई सरकार, काम करने वाली सरकार, जो 15 साल के बंटाढार को पटरी पे ला रही थी, वो दुर्भाग्य से ऐसे लोगों के कारण सत्ता से बाहर। राकेश सिंह जी, आप कह रहे हैं कांग्रेस में गद्दार थे, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस में पद का लालच भी था? अगर सिंधिया को आपकी पार्टी उनके मन मुताबिक पद दे देती या उनकी बातें मान ली जाती आपकी पार्टी की तरफ से, तो ये नौबत ही नहीं आती। हमारी पार्टी प्रदेश को एक काम करने वाली सरकार मिल जाती, लेकिन आपकी पार्टी में भी तो हाँ नहीं मानी ना, मैं वही बोल रहा हूँ। हमारी पार्टी भाजपा नहीं है, सौदा नहीं करते हैं, विश्वास नहीं बेचते हैं, ऐसा भ्रष्टाचार नहीं करते हैं जो नरेंद्र मोदी से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक करते हैं। 7 साल में देश बर्बादी की कगार पे प्रधानमंत्री ने ला दिया, और 15 साल से जो प्रदेश बर्बाद था, 15 महीने में पटरी पर लाने की कोशिश करी, फिर वो बर्बादी की कगार पे आगे चालू हो गया। तो क्यों जाने दिया गया सर, क्यों जाने दिया गया सिंधिया को? अगर सरकार कांग्रेस पटरी पर लाना चाहती थी मध्य प्रदेश की स्थिति को, तो क्यों नहीं उनकी बातें मानी गई? क्यों सिंधिया को जाने दिया गया?
सिंधिया हमारा भगवान नहीं है जी, जनता हमारी भगवान है। सिंधिया अगर धोखेबाज है, गद्दार है और वो छोड़ के गया कांग्रेस, तो ये उनकी जिम्मेदारी है जी। जनता देखेगी उस बात को। लेकिन कांग्रेस गद्दार बन जाएगी और कांग्रेस सौदा करेगी, फिर बीजेपी के विधायक खरीदेगी या सिंधिया को खरीदेगी, ये धंधा नहीं करते हैं। कल जाते थे तो आज जाए और जिसको जाना जाए, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन सर खरीद फरोख्त तो कांग्रेस सरकार में भी हुआ करती थी ना सर, ऐसा तो है नहीं, आज का नया खेल तो है नहीं है। नहीं, आप बताइए कौन सी हुई है, सबूत दे दीजिए, कोई इतिहास में सबूत हो तो बता दीजिए हमने किसी को खरीदा हो। बीजेपी को सर आपकी पार्टी में श्रीमती इंदिरा गांधी ने खुद की पार्टी तोड़ दी थी, ये बात सबूत की बात नहीं है। तोड़ मरोड़ और गठजोड़ की राजनीति तो कांग्रेस ने शुरू की थी, ऐसा तो है नहीं। पार्टी खुद इंदिरा गांधी अलग हो गई थी कांग्रेस से सर, अलग पार्टी बना ली इन्होंने। पार्टी बनाई, मतभेद की बात मत कीजिए, सारी पार्टियों में यही हाल है। बिल्कुल तो नहीं, जहाँ जिसका सुनना पड़ेगा, जहाँ जिसका पल्ला भारी नजर आता है वो उधर लुढ़क के चला जाता है। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी में होता है, कांग्रेस ये नहीं करती है। तो कांग्रेस से फिर क्यों छोड़ के जा रहे हैं सर? इसका मतलब 40-45 साल तक कांग्रेस ने सपोले बांध कर रखे थे क्या अपनी पोटरी में? आप कह रहे हैं कि चले जाते हैं बीजेपी में, आप उनको सपोलो बोल रहे हैं, जनता के चुने विधायकों को। आप ही तो कह रहे हैं ना सर, आप ही ने कह रहे हैं कि हम गद्दार नहीं रखते, आप ही ने कहा सर कि हम गद्दार नहीं रखते, देश के गद्दार भी नहीं रखते हम। तो फिर गद्दार जो है सर 30-40 साल से आपकी पार्टी के नेता आपकी पार्टी में रहकर दूसरे की पार्टी में क्यों चले गए, बीजेपी में क्यों आ रहे हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या उसके पहले नहीं पहचान पाई आपकी पार्टी सर? सुनिए ना, आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी नहीं पहचान पाए थे, नेहरू जी ने मंत्री बनाया था, 1.5 साल मंत्री रहे थे, भाग गए थे, फिर तो क्या करेंगे? भरोसा तो करना पड़ता है ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे भी करा था भरोसा, धोखा दे दिया, उसके बाद उन्होंने पार्टी बना राष्ट्रवादी। शिवनारायण टीकू जी, आप इन दोनों लोगों को सुन रहे हैं, बीजेपी का कहना है, इनका कहना है कि सारी स्थिति के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, कांग्रेस का कहना है ये बात, और बीजेपी का कहना है कि 15 महीनों में सब कुछ कांग्रेस ने खराब कर दिया। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश जिस स्थिति में है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हेलो जी। हाँ जी मैडम एक्चुअली क्या है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो सत्ताधारी पार्टियां हैं और जो विपक्ष है, दोनों के जो है वो सत्ताओं के लिए जो है वो डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं। समस्या क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका ब्लूप्रिंट क्या है, वो कैसे एग्जीक्यूट होगा, इस बारे में जो है वो कोई भी सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष नहीं बताती। केवल उन्होंने ये किया, इनने ये किया, ये नहीं कर पाए, ये सारी चीजें जो है वो गलत है, दोनों पार्टियों की गलत है। कांग्रेस की ये स्थिति है कि इनके पास में लीडर्स की बहुत ज्यादा कमी है, इनकी यूनिटी इसलिए ब्रेक हो रही है, और ये जो है वो उनको नई टेक्नोलॉजी प्राप्त कर रहे हैं, नए सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं। ये फैक्ट बात है, वो फेयर बात बता रहा हूँ। मैं जनाधार नेशनल पार्टी की तरफ से जो है वो ये प्रस्ताव रखना चाहता हूँ कि कोरोना काल में यदि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तो उसकी व्यवस्था इनके पास में होनी चाहिए। इनके पास में डिस्ट्रीब्यूशन की कोई पैटर्न नहीं है कि किस तरीके से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, किस तरीके से जो है वो लगेगी। यदि इन्होंने दोनों पार्टियों ने अपने जनप्रतिनिधियों का उपयोग वैसे किया था जैसा चुनाव लड़ने के लिए करते हैं, एक एक व्यक्ति के घर जाके वोट मांग के आते हैं, मंडल कमंडल की बैठकें करते हैं, मंडल बनाते हैं, हर जो है वो प्रभारी बनाते हैं और बूथ को ऑपरेट करते हैं, एक एक अपने एजेंट तैयार करते हैं। यदि यही पैटर्न से वैक्सीनेशन हो गया होता, यही पैटर्न से सारी चीजें जो है व्यवस्थित हो गई होती, तो मात्र 7 दिन के अंदर पूरे देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हो जाएगी। और आपने ये भी जो है वो 26,000 करोड़ रुपया यदि बजट दिया था उसमें बीजेपी ने, तो वो कहाँ गया? वैक्सीन के लिए फिर वापस से यही जिम्मेदारी कि स्टेट खरीदेगा, फिर सेंट्रल खरीदेगा, फिर पोस्टल भी डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर ये होगा। तो इनकी नीतियां जो है वो स्थिर नहीं है और इनके पास में जो है वो किसी भी प्रकार का ब्लूप्रिंट नहीं है। जब सारा कुछ बंद हो जाएगा, डीजल महंगा हो जाएगा, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाएगी, तो उसका क्यूमुलेट इफेक्ट महंगाई पे आएगा। महंगाई बढ़ेगी क्योंकि सभी को सामान आना जाना लेना सभी कुछ, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन देने को कोई सरकार तैयार नहीं है। बस एक दूसरे की जो है वो बुराइयां करने को तैयार है। फैक्ट्रियां सारी बंद है, मजदूर जो है वो गाँव को भाग रहे हैं, वहाँ पर भी जो है वो उनके कोई ठिकाने नहीं है। तो आपको क्या प्लानिंग है? ये प्लानिंग जो है वो आज तक दोनों पार्टियों में से किसी ने नहीं बताया कि वैक्सीनेशन के लिए क्या प्लानिंग है। यदि बेरोजगारी इतनी चल रही है तो बेरोजगारी जो है सरकारी निजी
और जो भी अपन काम नारायण जी अगर ये यही बता देंगे, समस्याओं का हल बता देंगे, तो लड़ेंगे किस मुद्दे पर? जनता बेवकूफ किस मुद्दे पर बनेगी? जो राजनीति है, ये देखो, जनप्रतिनिधि का मतलब है कि ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक। जी। तो पब्लिक ही के रिप्रेजेंटेटिव हैं आप, मालिक कैसे हो सकते हैं? जी। तो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन आपको करना है जी। और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना है जी। और उसके लिए प्लानिंग तैयार करना है। किस जी। विधायक के पास में ये प्लानिंग है मुझे बता दीजिए, बीजेपी के विधायक की बता दीजिए, भैया तुम्हारे एरिया में जो है, तुम्हारे एरिया कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग जो है किस प्रोफेशन के हैं, कितने बच्चे जो हैं वो किस क्लास में हैं, आगे उनका क्या भविष्य। जब आपके पास में डेटा ही नहीं है तो आप प्लानिंग किस चीज की करते हो विकास? समस्या ये सर, डेटा किस बताएंगे तो गिर नहीं जाएंगे सर। डेटा अगर आएगा सामने तो जनता रोजगार नहीं मांगेगी। जो जनता के हक में धूल झोंकने का कोई ना कोई मुद्दा चाहिए ना, तो डेटा को साइड में रखिए। ये मुद्दा होता है, यही मुद्दा बन रहा है आजकल सरकार में, चाहे विपक्ष हो या फिर सरकारी पक्ष के लोग हों, बीजेपी चाहे सत्ता में हो चाहे कांग्रेस सत्ता में हो, यही काम किया जाता है। जनता के हक में धूल झोंकने का और राज करने का काम किया जाता है। डिबेट मेरी भाषा की नहीं है। आप एक बार में कोई अच्छे प्रपोजल हो, अच्छी चीजें हो तो उसको लाइए, उसको जो है वो उसको एग्जीक्यूट कराइए। आप तो जनप्रतिनिधि हमेशा से है ना, पहले सत्ता में ना जनप्रतिनिधि तो है ना, आपकी पोस्ट को करा ना, आपको कुछ वक्त तो दिए है ना, मतलब जनता ने, तो जनता ने अभी कुछ वोट आपको दिए हैं, तो उस जनता के तो आज भले आ रहे क्या होता है। तो केवल जो है वो सत्ताधारी पार्टी को मतलब भला कहना या जो है सत्ताधारी पार्टी द्वारा विपक्ष को बुरा कहना, इसके बजाय जो है जिस पैटर्न से ये चुनाव जीतते हैं उसी पैटर्न से यदि सेवा के काम किए तो देश का, प्रदेश का विकास जो है वो उस स्तर पे पहुंचेगा। इस स्तर पे जो है वो 50 साल लग जाएंगे, मात्र 10 साल में वहाँ को जीत जाए। राजेश जी, आपने शिव नारायण जी को सुना, क्या कहना है? कितनी प्लानिंग है आपकी सरकार की? क्या प्लानिंग है? जो सरकार ख्वाब दिखाती है अच्छे दिन आने वाले की, उस सरकार के पास क्या प्लानिंग है? टीकाकरण को लेकर, बेरोजगारी मिटाने को लेकर क्या प्लानिंग है? इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं जी, वो पिछले 7 साल से विपक्ष से जब बात ही नहीं करते हैं तो प्लानिंग आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? जब वो ना तो मीडिया से बात करते हैं, ना विपक्ष से करते हैं, ना कभी सर्वदलीय मीटिंग बुलाते हैं। रहा सवाल टीकाकरण का, जितनी बातें बोली जा रही हैं कि वैक्सीनेशन ऐसे हो जाता, वैसे लिस्ट बन जाती, वैक्सीन होगी तो होगा ना जी। वैक्सीन है क्या आपके देश के पास इतनी? आज क्या वैक्सीनेशन लोग लाइन में लग के खड़े होकर वापस जा रहे हैं? एक दिन या टीकाकरण महोत्सव मनाया जाता, अभियान कराया जाता, 16 लाख लगा दी, 12 लाख लगा दी, दूसरे दिन 4000 भी नहीं लगती हैं और किसी दिन 2000 भी नहीं लगती हैं। इस हिसाब से जो टीकाकरण चल रहा है, लगभग अगले 6 महीने तक टीकाकरण नहीं हो पाएगा। फर्स्ट डोज, सेकंड डोज होने में तो आपको 2 साल लग जाएंगे। अब जब वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और इस तरह की बातें करना, सिर्फ ज्ञान बांटना, उससे देश नहीं चलता है। अगर ऐसा होता तो कांग्रेस 53 ईयर्स राज करने के बाद इस भारत को जिस स्थान पर लेके आई है वो 7 साल में मोदी जी ने कहां पहुंचा दिया है ये देश जानता है। कभी -23 जीडीपी नहीं इस देश की नहीं हुई थी। आज पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल की जीडीपी हमसे ज्यादा है। क्यों है? क्या वजह है कि नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान में कोरोना का इतना असर नहीं हुआ? कौन सी नीति उन्होंने फॉलो करी? क्या इस देश के प्रधानमंत्री कौन सी नीति फॉलो नहीं कर सकते थे जिससे कोरोना रुकता? उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो लगे थे बंगाल चुनाव में, उसके पहले लगे थे नमस्ते ट्रंप में। कोरोना भगवान भरोसे छोड़ दिया था, जितना फैलेगा फैलेगा, जितना मरना है मर जाएंगे लोग। थर्ड लेयर की तैयारी की आप बात कर लीजिए, क्या तैयारी है देश में? प्रधानमंत्री बताएं क्या तैयारी देश में, मुख्यमंत्री बताएं। बच्चों के कितने बेड तैयार हैं, बच्चों के कितने वेंटिलेटर हैं, बच्चों की दवाई उपलब्ध है कि नहीं? कुछ भी नहीं है। बोलेंगे आप सौंदर्यपूर्ण बात कीजिए, अच्छी बात कीजिए, सार्थक सोचिए, लेकिन सच मत बताइए। आप ताली जरूर बजाइए, भारत माता की जय बोलिए, जय श्री राम बोलिए, मंदिर का चंदा दीजिए, आप बहुत अच्छे नागरिक हैं। जहाँ आप पूछेंगे कि बेड कितने हैं, बच्चे बीमार हुए तो बिल्कुल आपके इस सवाल का बीजेपी नेता से जवाब ले लेते हैं। सर जवाब दीजिए कि थाली बजाने से कोरोना तो गया नहीं, लेकिन अब कोरोना से निपटे कैसे निपटेंगे? जी जी, आवाज नहीं है। थाली बजाने से कोरोना नहीं गया सर। जी, तो अब किस टीकाकरण का क्या प्लानिंग है आपके सरकार के पास? किस तरीके से निपटेंगे इससे?
मैं इस बारे में थोड़ा सी बात कहना चाहता हूँ। थाली बजाना और ये सब जो है वो उस समय की प्रक्रिया थी जिस समय एक मोटिवेशन की आवश्यकता थी। उसके बाद में जो है प्रॉपर आवश्यकता और बोलने से नहीं होगा। मतलब जो लोग बोल रहे हैं उनके पास भी प्लानिंग है क्या? नहीं है ना। वैक्सीन अवेलेबल नहीं है ये अलग मैटर है, आज आदमी पैसे भी लगा रहा है, मगर वैक्सीन अवेलेबिलिटी के लिए जो सिस्टम जिम्मेदार है वो सरकार को जो चलाना चाहिए वो वहाँ पे जो है वो बीजेपी का डिफॉल्ट है और बीजेपी इस मामले में जो है मतलब फेल की है। सिंपल सी बात ये है कि वैक्सीनेशन के मामले में बीजेपी फेल रही है और बाकी चीजों में भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से इतना ज्यादा जो है वो इनका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है कि कब लॉकडाउन रखना है, कब लॉकडाउन कैसे रखना है, कितने लोग इससे इफेक्ट होंगे, उनको क्या रेमेडी दी जा सकती है। इसकी प्रॉपर प्लान ना होने की वजह से ही कुछ काम नहीं हो पा रहा है। और आज भी जो है वो 11,000 करोड़ रुपए के करीब जो है वो सरकार को लोन की आवश्यकता पड़ी और उन्होंने अब कुछ दिन पहले उसके लिए अप्रूवल लिया। तो ये सब चीज सब आती है, तब फिर आप उल्टे सीधे डिसीजन लेते हैं कि रजिस्ट्री का चार्ज इतना बढ़ा दो, ये इतना कर दो, वो इतना कर दो, वो इतना कर, जनता फिर हाहाकार में करती है। तो ये जो है वो सत्ताधारी पार्टी के पास में मिसमैनेजमेंट जो है ये बहुत बड़ा है। शिवनारायण डिंगू जी, आपकी पार्टी के पास मिसमैच बहुत ज़्यादा है, कम्युनिकेशन गैप है, ऐसा कहना है जनाधार पार्टी के नेता का। आप क्या कहते हैं इस मामले में? मेरा कहना है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर तक वैक्सीन लगाने के जन जागरण अभियान में लगा हुआ है। ये क्या वैक्सीन लगाने का काम मात्र एक भारतीय जनता पार्टी का है? मध्य प्रदेश के हर उस नागरिक का है, चाहे वो कोई सी भी सत्ताधारी पार्टी का हो। वैक्सीन क्या कोरोना भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को होगा, कांग्रेस के लोगों को नहीं होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। अगर वैक्सीन उपलब्ध नहीं होता तो इतने लोगों को लगता कहाँ से? कहाँ उपलब्ध है साहब? उपलब्ध नहीं है। 4,000 उपलब्ध है, आज 2,000 है। क्या बात कर रहे हैं आप? आंकड़े देखिए। सच्चाई यही है। क्या जनसंख्या है? भारत की जनसंख्या कितनी है? कितने लोगों को वैक्सीन लगी है आज तक? पहला डोज कितने को लगा आप बताइए? आप आंकड़े बताइए, मैं बताता हूँ। आप बताइए कितने लोगों को लगा पहला डोज? आपने जैसे अभी सवाल उठाया था, अरे छोड़िए सर, आंकड़े भी बता दीजिए सर, आंकड़े बता दीजिए, चुप हो जाएंगे दूसरे नेता। कांग्रेस की चुप्पी हो। बताइए, अरे बताइए ना कितने लोगों को लगा? इसके बाद मैं आपको आंकड़े भी दूंगा। फर्स्ट डोज कितने लोगों को लगा? सेकंड डोज कितने लोगों को लगा? बताइए। बिल्कुल सारे आंकड़े दूंगा, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं आपको आंकड़े भी दूंगा। राकेश सिंह यादव जी, बात पूरी करने दीजिए बीजेपी नेता को। शिवनारायण डिंगू जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, वो क्या कहना चाहते हैं उनका पक्ष भी सुन ले, क्योंकि अभी तक वो चुपचाप सुन रहे थे सभी को। मेरा राकेश सिंह जी को ये निवेदन है, मेरी पूरी बात हो जाए उसके बाद आपको सारे आंकड़े भी मिलेंगे, फर्स्ट डोज के, सेकेंड डोज के भी मिलेंगे। आपने देश की अर्थव्यवस्था का जिन देशों से उदाहरण दिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ की आप जनसंख्या देख लीजिए, हमारी जनसंख्या देख लीजिए। जब तक हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लागू होगा, ये अर्थव्यवस्था ऐसे ही बढ़ती रहेगी। तो आज लागू हो जाने से स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी। सर, आपकी सरकार है सत्ता में, केंद्र में है, प्रदेश में है, तो क्यों नहीं सरकार आपकी ला रही है जनसंख्या नियंत्रण कानून? मैडम उसी पे काम चल रहा है। कब चलेगा सर? काम कब चलेगा? 7 साल, 8 साल, 10 साल बीत जाने के बाद? ये पूरे देश के लिए लागू होगा, ना कि मध्य प्रदेश के लिए लागू होगा मैडम। तो सर कब लागू करेगी सरकार? बाकी सारे बिल तो धड़ाधड़ पास किए जा रहे हैं बीजेपी सरकार की तरफ से, धड़ाधड़ सारे बिल पास किए जा रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं लागू किया जा रहा? क्या दिक्कत है सरकार को? मैडम, कोरोना के अंदर आप भी घर में थे, हम भी घर में थे जी। कैसे इस कानून को आगे बढ़ाते हैं? सर, जैसे नया कृषि कानून लागू हुआ सर, उस तरीके से जैसे बाकी सारे कानून बने लॉकडाउन के समय में, उस तरीके से अध्यादेश लाके लगाइए। क्या दिक्कत है? चोर दरवाजे से तो बाकी सारी चीजों के लिए अध्यादेश आ सकता है, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए क्यों नहीं आ सकता? राकेश जी, आप जिस चोर दरवाजे की बात कर रहे हैं, वही ज्योतिराज सिंधिया के चेहरे के ऊपर आपकी कांग्रेस की सरकार बनी थी। ये आप बोल रहे हो, हम नहीं बोल रहे हैं। हमने पूरी जनता ने ज्योतिराज सिंधिया जी को देख के ही वोट दिया था। शिवनारायण डिंगू जी, आप कहते हैं ना आपकी पार्टी को हिंदुस्तान की चिंता है, आपकी पार्टी को हिंदुस्तान के लोगों की चिंता है, शिवराज सरकार को मध्य प्रदेश के लोगों की चिंता है। आपकी ही पार्टी के
नेता है, शिक्षा मंत्री हैं एमपी के इंदर सिंह परमार, बोल रहे हैं जो लोग मर रहे हैं उन्हें मरने दिया जाए। पालकों को बोल रहे हैं, बच्चों के माता पिता को कि जाइए मरिए। हाँ बिल्कुल, हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ हम कुछ नहीं करेंगे, बोला है, जाइए मरिए। क्या कहना है आपका इस पर? सहमत हैं प्रवक्ता जी, सहमत हैं उनके बयान से? मैं उनके बयान से, अरे मैं बिल्कुल सहमत नहीं उनके बयान से। तो सर इस्तीफा मांग लीजिए आपकी पार्टी से, विपक्ष तो मांग ही रहा है, आपकी आप भी मांगिए पार्टी की तरफ से। नैतिकता है कि नहीं? बच्चों को बोल रहे हैं राकेश जी नैतिकता है, हम में तो बहुत नैतिकता है। आप नैतिकता का पाठ हमें मत पढ़ाइए, क्योंकि आप मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आईफा अवार्ड करके तो सुधारना चाहते थे। 15 महीने में सर, 15 महीने में 15 साल का काम इतना कमजोर निकला कि 15 महीने में कांग्रेस उसे मट्टी में लगा के चली गई। सिर्फ 15 महीने में मिट्टी का ढेर था, उसी को साफ करा था 15 महीने में, जो इन्होंने कचरा करा था मध्य प्रदेश में। और अब आपके नेता कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं सर, कोई बड़ा एक बड़े पद पर बैठे हैं और उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि जो मर रहे हैं उन्हें मरने दीजिए। आप तो यहीं से मुख्यमंत्री से अपील कीजिए कि बर्खास्त करो ऐसे मंत्री को। आप मतलब आपकी सरकार का कहना ये है कि कोरोना आएगा, लोग मरेंगे और मरने के बाद ही हिंदुस्तान में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाएगा। और एक तरीके से कोरोना भी इसी तरीके से काम कर रहा है, लोगों को मार रहा है, तो हिंदुस्तान की जनसंख्या कुछ तो कम ही होगी ना। कोरोना का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए हमारे देश के लोगों को, क्योंकि हिंदुस्तान में ना जनसंख्या नियंत्रण कानून आए या ना आए, लेकिन हिंदुस्तान में कोरोना लोगों को मार के हिंदुस्तान की बैलेंस कर जाएगी, जनसंख्या यहाँ की बैलेंस में आ जाएगी आप, ताकि बचे हुए लोगों को आप रोजगार दे सके, बचे हुए लोगों को आप ये कि हिंदू मुसलमान बना सकें। मैडम ये सांप्रदायिकता की बात हमारी पार्टी नहीं करती, हिंदू मुस्लिम वाली है। आप जो कह रहे हैं सांप्रदायिक पे तो आपकी पार्टी है, धर्म पे तो चलती नहीं सर, मैं ये बात कह रही हूँ कि कोरोना को तो धन्यवाद देना चाहिए। जिस तरीके से आपके शिक्षा मंत्री ये कर रहे हैं, जो कह रहे हैं जो मर रहा है उन्हें मरने दीजिए, मतलब आपके सरकार की नीति यही है क्या कि कोरोना आए और लोगों को मार के जाए? तो मैडम कोरोना क्या भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के कहने से आएगा क्या मध्य प्रदेश में? आप बताइए। लेकिन रोकने से तो रुक जाएगा सर, रोकने से तो रुक जाएगा। कोरोना लेके आओ। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने कहा जनवरी में, हाँ कहा जनवरी में बोला था लॉकडाउन करो, नहीं करा। नमस्ते ट्रम्प करा मार्च में जाके, पूरे देश में कोरोना बढ़ाया नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी वजह से इतनी मौतें हुई है इस देश में। कोरोना उड़ के नहीं आया, विदेशी नागरिकों के साथ आया जो बाहर से एनआरआई आए थे, उनकी जांच नहीं करी 3 महीने नरेंद्र मोदी जी ने। राहुल जी ने बोला था, फिर भी नहीं करी। देश का प्रधानमंत्री जब गंभीर नहीं है तो देश ऐसे ही स्थिति से गुजरता है। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में जो 10 साल की सरकार थी, उन घोटाले ए राजा सुरेश कलमाड़ी के घोटालों से देश बचाने की योजना बनाई थी क्या आप लोगों ने? जी मैं कोरोना की बात कर रहा हूँ महाराज, घोटाले की नहीं कर रहा हूँ। पूरे विश्व में यह पता था कि कोरोना फैल रहा है, उसकी जांच होना चाहिए। एयरपोर्ट पे आपके प्रधानमंत्री नमस्ते ट्रम्प करके अहमदाबाद में डांस कर रहे थे और उसके बाद लोग मरे, देश बर्बाद हुआ है। कौन जिम्मेदार है? नरेंद्र मोदी। सर हिंदुस्तान के हालात के लिए तो सभी जिम्मेदार हैं। जिस पार्टी ने हिंदुस्तान की सत्ता में सुख भोगा सत्ता का, वो सभी लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम 70 सालों में न देश में स्कूल बना पाए ढंग का, हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने को मजबूर है, न हम अपने देश में ढंग का जगह जगह अस्पताल दे पाए और प्राइवेट व्यवस्था पे छोड़ दिया स्वास्थ्य हाल। तो इसके लिए हर कोई जिम्मेदार है, लेकिन वर्तमान समय की स्थिति से कैसे निपटा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। राजेश हजारी जी, आप अभी सुन रहे थे कि शिक्षा मंत्री एमपी के कह रहे हैं कि जो लोग मर रहे हैं उन्हें मरने दिया जाए। तो आपको क्या लगता है, ऐसी सरकार बेरोजगारों को रोजगार दे पाएगी? राजेश हजारी जी, आपको क्या लगता है ये सरकार, जिस सरकार के शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि जो लोग मर रहे हैं उन्हें मरने दिया जाए,
क्या ऐसी सरकार बेरोजगारों को रोजगार दे पाएगी? हाँ, ऐसा है कि ये जो सेंट्रलाइजेशन हुआ है, मतलब पूरी बीजेपी जो है वो गिनती के 2-4 लोगों के बीच। समय की कमी की वजह से इस डिबेट को यहीं रोकना पड़ रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि मध्य प्रदेश में टीकाकरण अभियान कहां तक पहुंचा और मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी की हालत है उससे सरकार किस तरीके से निपटे। ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन वर्तमान समय की स्थिति से निपटने के लिए सरकार को सबसे पहले टीकाकरण और दूसरा मुद्दा रोजगार, क्योंकि रोजगार नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान के लोग परेशान रहेंगे। आर्थिक स्थिति पहले से ही कोरोना की वजह से टूट चुकी है लोगों की कमर, और अब ऐसी स्थिति से निपटना मध्य प्रदेश सरकार के लिए किसी भी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, या यूँ कहे कि एक बड़ी मुसीबत है। लेकिन इस मुसीबत से निकलने के लिए सरकार को कई तरीके की योजनाएं लानी पड़ेंगी। इस पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।